हाय फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है भारत के वायसराय के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके पार्ट वन में हमने बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के बारे में काफी डिटेल से चर्चा कर ली थी। इसी कड़ी में ये दूसरा पार्ट है जिसके अंतर्गत हम भारत के वायसराय के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आपका टॉपिक। बात करें भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान वायसराय का पद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। 1857 के विरोध के बाद विद्रोह था। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया था। इसी बदलाव के तहत 1858 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम अर्थात काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 का। इसके अनुसार भारत के गवर्नर जनरल को ही भारत का वायसराय बना दिया गया था। वायसराय का मतलब होता था सम्राट का प्रतिनिधि, जो सीधे ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। बात करें हमारे कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे और यह परिवर्तन ब्रिटिश सरकार की तो भारत पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण करने की जो इच्छा थी उसको दिखाता है। बात करें भारत के वायसराय के क्रम की और उनके कार्यकाल और उनकी प्रमुख घटनाओं की, तो यहाँ हम देखते हैं भारत के प्रमुख वायसराय का क्रम, उनके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का विवरण दिया गया है। देखते हैं। पहले आते हैं हमारे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की बात करें, शासनकाल 1856 से 1862 तक रहा था। लॉर्ड कैनिंग भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि वह कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के पहले वायसराय थे। उनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाओं की बात करें तो जो है बात करते हैं कौन कौन सी। उनके कार्यकाल के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 है वो पारित किया गया था। बात करें इसकी, 1856 में धारा 15 के तहत यह अधिनियम पारित किया गया था, जिसने विधवाओं को पुनर्विवाह की कानूनी अनुमति दी थी। यह कि हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों का परिणाम था और इस कानून के तहत भारत में पहला विधवा पुनर्विवाह भी 1856 में ही हुआ था। बात करें 1857 के विद्रोह की, तो जब 1857 का महान विद्रोह हुआ था तब लॉर्ड कैनिंग ही भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने इस विद्रोह को दबाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात करें 1857 में लंदन विश्वविद्यालय की जैसे ही या उसकी तर्ज पर भारत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास तीन जगह नए विश्वविद्यालय बनाए गए थे। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 की बात करें तो 1861 में यह अधिनियम पारित हुआ था, जिसके फलस्वरूप बाद में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कहाँ? हमारे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में। फिर कानूनी संहिता का पृथक्करण की बात करें तो सिविल प्रक्रिया संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता, इन तीनों को अलग अलग किया गया। पहले क्या एक ही किताब में सब चीजें हुआ करती थी, अब तीनों को अलग अलग किया गया। मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता मतलब सिविल प्रोसीजर कोड या सीपीसी, अपराध प्रक्रिया संहिता मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सीआरपीसी, और भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड। इन तीनों को अलग अलग किया गया। ये संहिता आज भी भारतीय कानूनी प्रणाली का आधार बनी हुई है। फिर बात करें आर्थिक सुधार और बजट की, जो 1860 में आया था। 1860 में जेम्स विल्सन के नेतृत्व में आर्थिक सुधार किए गए थे और इस वर्ष भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था। ध्यान रखना, 1860 में पहली बार बजट पेश किया गया था और पहली बार आयकर मतलब टैक्स लगाया गया था, जिसमें 500 से अधिक की यदि किसी के आय है 500 रुपए से अधिक, तो उस पर 1% का टैक्स लगाया गया था। बात करें लॉर्ड एल्गिल प्रथम की, अगले हमारे जो वायसरॉय थे लॉर्ड एल्गिल प्रथम का शासनकाल था हमारे 1862 से 1863। तो लॉर्ड एल्गिल प्रथम का कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन इस छोटे से कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे वहाबी आंदोलन का दमन करना। तो लॉर्ड एल्गिल प्रथम ने भारत में चल रहे वहाबी आंदोलन का सफलतापूर्वक दमन किया था। वहाबी आंदोलन की बात करें तो यह एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इनका निधन हो जाता है। बात करें अगले हमारे वायसरॉय की, वायसरॉय हमारे जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस की बात करें, इनका शासनकाल था 1863 से 1869 तक। बात करें जॉन लॉरेंस की, तो जॉन लॉरेंस को विशेष रूप से उनके प्रशासनिक और विदेशी नीति के लिए जाना जाता है। जॉन लॉरेंस को किस लिए जाना जाता है? उनकी प्रशासनिक और विदेशी नीति के लिए जाना जाता है। अकाल आयोग की बात करें तो उनके कार्यकाल में कैंपबेल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य अकाल के कारणों और उससे निपटने के उपायों का अध्ययन करना था। इसके बाद आती है हमारी समुद्री टेलीग्राम सेवा, जो 1865 में आई थी। तो 1865 में भारत और ब्रिटेन के बीच में एक समुद्री टेलीग्राम सेवा या तार सेवा की शुरुआत की गई थी, जिससे दोनों देशों के बीच संचार में क्रांति आती है। फिर उन्होंने एक नीति अपनाई थी, नीति का नाम था कुशल अकर्मण्यता की नीति। तो जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के प्रति कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनाई थी। तो ये है मतलब
हमें कुछ भी नहीं करना उधर की तरफ मतलब अफ़गानिस्तान की तरफ कुछ नहीं करना, ये हमारी कुशल आक्रमणीयता की नीति थी। बात करें इस शब्द का प्रयोग तो जेडब्ल्यूएस वायली ने किया था पहली बार कुशल आक्रमणीयता शब्द का प्रयोग। इसका अर्थ था कि ब्रिटिश भारत अफ़गानिस्तान के आंतरिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो ब्रिटिश भारत है, ये अफ़गानिस्तान के आंतरिक जो मामले हैं उसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा बल्कि अपनी सीमाओं की केवल रक्षा करेगा। लॉर्ड मेयो की बात करें तो अगले हमारे वायसराय आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल की बात करें 1869 से 1872 तक इनका शासनकाल रहा था। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कुछ महत्वपूर्ण सुधारों और एक दुखद घटना के लिए याद किया जाता है। सुधार की बात करें तो प्रायोगिक जनगणना 1872 में करवाई गई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत में प्रायोगिक जनगणना मतलब एक्सपेरिमेंटल सेंसस करवाई गई थी। यह आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत मानी जाती है। वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करें तो लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी मतलब जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन है इसकी शुरुआत की थी जिससे हमारे प्रांतीय सरकारों को कुछ वित्तीय सहायता स्वायत्ता मिली थी। बात करें इनकी हत्या की तो सेलुलर जेल जो अंडमान है उनका निरीक्षण करते समय शेर खान अफरीदी जो एक अफगान थे उन्होंने 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी और वो पद पे रहते मारे जाने वाले एकमात्र वायसराय थे जो पद पे थे पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु होती है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बात करें तो 1872 में यह अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीय न्यायिक प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जेल सुधारों की बात करें तो लॉर्ड मेयो ने भारतीय जेलों में सुधार के लिए कदम उठाए थे। बात करें अगले हमारे गवर्नर जनरल वायसराय आते हैं कौन लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक की बात करें इनका शासनकाल 1872 से 1876 तक रहा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल अपेक्षाकृत शांत था मतलब ज्यादा चीजें इसके दौरान नहीं हुई थी लेकिन उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए वो कौन कौन से थे। एक तो हमारे लॉर्ड मेयो की याद में मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में। तो लॉर्ड मेयो की याद में अजमेर में 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी जो हमारे भारतीय राजकुमारों की शिक्षा के लिए बनाया गया था। फिर कुका आंदोलन था तो कुका आंदोलन का दमन तो हमारे लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने पंजाब में कुका आंदोलन का दमन किया था जो सिख सुधारवादी आंदोलन था। कौन सा कुका आंदोलन। तो लिटन की बात करें लॉर्ड लिटन की तो लॉर्ड लिटन का शासनकाल 1876 से 1880 तक था। तो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल उनकी जो विवादास्पद नीतियां थी उसके लिए जाना जाता है जिन्होंने क्या भारतीयों में काफी असंतोष पैदा किया था। जैसे पहली बात करें उनके साहित्यिक उपनाम की तो लॉर्ड लिटन ओवेन मेडरिथ नाम से साहित्य लिखा करता था। लॉर्ड लिटन क्या करता था ओवेन मेडरिथ नाम से साहित्य लिखा करता था। शाही उपाधि अधिनियम की बात करें 1876 में यह अधिनियम पारित किया गया था जिसके आधार पर महारानी विक्टोरिया को भारतीय साम्राज्ञी घोषित किया गया था। कौन सा रॉयल टाइटल एक्ट 1876 जिसके तहत क्या महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। फिर दिल्ली दरबार 1876 की 77 की बात करें 1877 में एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। इस दरबार में भारी खर्चा करने की वजह से भारतीय समाचार पत्रों ने लॉर्ड लिटन की काफी ज्यादा आलोचना की थी खासकर जब जब भारत में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था मतलब जब भारत अकाल का सामना कर रहा था उस समय लॉर्ड लिटन की काफी ज्यादा आलोचना की जाती है। इस कारण क्या एक अकाल आयोग का गठन किया जाता है तो रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना भी की गई थी। बात करें हमारे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जो 1878 में जारी किया गया था ये हमारे लॉर्ड लिटन का सबसे विवादास्पद एक्ट है। तो लॉर्ड लिटन का सबसे विवादास्पद कदम था हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का। तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था देशी और स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों को नियंत्रित करना जिसके तहत यदि कोई समाचार पत्र सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है तो उसे जब्त कर लिया जा सकता है। बात करें अधिनियम की तो इस अधिनियम ने सभी अधिकार के जिला मजिस्ट्रेट को दे दिए थे इसलिए इसे क्या गैगिंग एक्ट भी कहा जाता था। क्यों क्योंकि इसने प्रेस की जो स्वतंत्रता थी इस पर अंकुश लगा दिया था। बात करें इस अधिनियम के अंतर्गत जो जो समाचार पत्र प्रतिबंधित किए गए थे उनके नाम कौन कौन से थे। तो प्रतिबंधित समाचार पत्र की बात करें तो इस एक्ट के तहत कई समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया था जिसमें हमारे सोम प्रकाश जो हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ढाका प्रकाश जो मिहिर और सहचर इस तरह बहुत सारे समाचार पत्र थे जिनको प्रति अ, इस एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की बात करें तो मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बांग्ला से सीधे अंग्रेजी में बदल दी थी। पायोनियर समाचार पत्र की बात करें तो पायोनियर समाचार पत्र ने इस एक्ट का समर्थन किया था कि एक्ट है बहुत अच्छा।
अगला अधिनियम आता है हमारा भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 का। तो इस अधिनियम के तहत भारत में हथियार रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था। ये कानून केवल भारतीयों के लिए था, यूरोपियों को इससे छूट दी गई थी। जो हमारे भारतीयों के प्रति भेदभाव है, इसको साफ-साफ दिखाता है। फिर हमारी बात करें वैधानिक जनपद सेवा की, तो लॉर्ड लिटन आईसीएस जो हमारा इंडियन सर्विस सिविल सर्विसेज है, इसमें भारतीयों के प्रवेश को रोकना चाहता था। इसलिए उसने एक नई सेवा वैधानिक जनपद सेवा की शुरुआत की थी। ध्यान रखेंगे, एक नई सेवा है, वो कौन सी सेवा है? वैधानिक जनपद सेवा, उसकी शुरुआत की थी। इस सेवा में पदों की श्रेणी और वेतन आईसीएस से कम ही हुआ करता था। बात करें इनकी संख्या की, तो आईसीएस की संख्या होती थी हमारे 1/6, मतलब आईएएस होती थी, उसकी 1/6 हमारे आईसीएस की संख्या हुआ करती थी। और नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति प्रांतीय या फिर राज्य सरकार की सिफारिशों पर की जाती थी। हालांकि बात करें तो कुछ वर्षों बाद में इस व्यवस्था को ब्रिटेन से बंद कर दिया गया था हमारे, लेकिन ये कुछ समय तक तो चली थी। बात करें आईसीएस की अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दी गई थी, जिससे हमारे भारतीयों के लिए इसमें प्रवेश करना और भी ज्यादा कठिन हो जाता था। अब हम देखेंगे भारतीय सिविल सेवा की बारे में। तो भारतीय सिविल सेवा के विकास में बहुत सारे चरण थे, उनकी बात करें। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारतीय सिविल सेवा किस प्रकार विकसित हुई थी, उसकी बात करें। तो 1833 में चार्टर एक्ट आया था, या 1833 में चार्टर एक्ट आया था, जिसमें योग्यता को प्रशासन का आधार बनाया गया था। 1853 की बात करें, 1853 का चार्टर एक्ट, तो इसमें क्या है, आईसीएस के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया था। कि पहली बार लिखित का प्रावधान कहाँ से आया था? 1853 के चार्टर एक्ट से। बात करें 1854 में मेकाले समिति, तो आईसीएस के लिए मेकाले समिति बनाई गई थी। पहला भारतीय आईसीएस की बात करें तो सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। लोक सेवा आयोग की बात करें तो 1886 में लोक सेवा आयोग मतलब पीएससी, इसकी स्थापना की गई थी। पब्लिक सर्विसेज कमीशन की स्थापना 1886 में की गई थी। ध्यान रखना ये चीज। 1919 की बात करें, 1919 का भारत शासन अधिनियम, तो इसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। क्या? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था हमारे 1919 के अंदर। भारत की बात करें तो भारत में पहली आईसीएस परीक्षा 1922 में की गई थी। तो 1922 में भारत में पहली बार आईसीएस की परीक्षा का आयोजन किया गया था। इससे पहले परीक्षा लंदन में की जाती थी। फिर यूपीएससी और एफपीएससी की स्थापना की बात करें 1926 में, तो 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी एफपीएससी मतलब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कर दी गई थी। बात करें इसके बाद आते हैं हमारे वायसरॉय। वायसरॉय का नाम है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन की बात करें, उनका शासनकाल 1880 से 1884 तक था। तो लॉर्ड रिपन को भारत में उत्तरदायी और जनहितैषी वायसराय के रूप में जाना जाता था। उन्हें अक्सर किस नाम से बुलाते थे? उन्हें भला रिपन या सज्जन रिपन के नाम से बुलाते थे। बात करें, इन्होंने पहली नियमित जनगणना शुरू की था, मतलब 1881 में लॉर्ड रिपन ने भारत में पहली नियमित जनगणना करवाई थी। तब से हर 10 साल के अंदर जनगणना का कार्य किया जाने लग गया। फिर मैसूर विलय किया था, उसको रद्द कर दिया गया। 1881 में लॉर्ड रिपन ने मैसूर रियासत का ब्रिटिश भारत में जो विलय किया गया था उसको रद्द कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का रद्दकरण मतलब उसको भी रद्द कर दिया 1882 में। 1882 में लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड लिटन के द्वारा जो लगाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसको रद्द कर दिया, जिससे भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता मिलती है। बात करें तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में उन्हें जाना जाता है। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा ही भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत नगर पालिका मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर बोर्ड जैसे जो निकाय हैं, इनका गठन किया गया था। इसी कारण इन्हें भारत में स्वशासन स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इस्तीफे की बात करें तो मिस्र में भारतीय सेना के खर्च भेजने के सवाल पर लॉर्ड रिपन ने इस्तीफा दे दिया था। मिस्र में क्या किया? भारतीय सेना के खर्च भेजने के सवाल पर लॉर्ड रिपन ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि जो लॉर्ड रिपन ने मना कर दिया था कि मिस्र में जो सेना काम कर रही है, सेना युद्ध लड़ रही है, उसका खर्चा भारत नहीं भेजेगा। तो इसी बात पे क्या है, इसी बात पे हमारे लॉर्ड रिपन ने इस्तीफा दे दिया था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारतीय का उद्धारक कहा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग की जननी भी कहा जाता है। पहले कारखाना अधिनियम की बात करते हैं। इसके बाद पहला कारखाना अधिनियम हमारे 1881 में आया था। उसकी बात करें तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा पहला कारखाना अधिनियम लाया गया था। बात करें कारखाना अधिनियम की, तो यह अधिनियम कम से कम 100 मजदूर वाले जो कारखाने हैं उन पे लागू होता था। इसमें क्या 7 वर्ष के बच्चे थे, तो बच्चों के कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि 7 वर्ष से नीचे के जो बच्चे होंगे वो कारखाने में किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे।
7 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए कार्य के घंटे 9 घंटे निर्धारित किए गए थे कि काम केवल 9 घंटे ही काम करेंगे 7 से 12 साल के बच्चे। उनके दौरान क्या है, एक हंटर आयोग का गठन भी किया था। मतलब गठन की बात करें 1882 में भारत में शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन किया था, जिसका उद्देश्य क्या था, हमारे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार लेके आना। हंटर आयोग का गठन का उद्देश्य क्या था, जो हमारे प्राथमिक और जो माध्यमिक शिक्षा है इसमें सुधार लाने का उद्देश्य था। हंटर आयोग की बात करें, हंटर आयोग ने कौन कौन सी सिफारिशें दी थी उसकी बात करें, तो प्राथमिक शिक्षा सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, ये पहली सिफारिश थी। और उनका उत्तरदायित्व क्या, स्थानीय स्वशासन को दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, शिक्षा के लिए उपकरण लगाया जाना चाहिए। तीसरी बात कहें तो माध्यमिक शिक्षा के दो प्रकार की होनी चाहिए, एक तो हमारी व्यावसायिक शिक्षा जो रोजगार निर्माण के लिए, और दूसरी साहित्यिक शिक्षा कॉलेज में प्रवेश के लिए होनी चाहिए। तो दोनों की बात करें तो व्यावसायिक शिक्षा तो रोजगार निर्माण के लिए और साहित्यिक शिक्षा कॉलेज में प्रवेश के लिए होनी चाहिए। प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त भी महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बात करें उच्च शिक्षा का निजीकरण कर देना चाहिए और इसके लिए अनुदान दिया जाना चाहिए। क्या उच्च शिक्षा का निजीकरण कर देना चाहिए और इसके लिए क्या अनुदान दिया जाना चाहिए। इन्हीं के दौरान क्या है, एक एल्बर्ट विल विवाद आया था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं एल्बर्ट विल विवाद क्या था। तो ये विवाद हमारा 1883 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही हुआ था। बात करें तो पहले कोई भी भारतीय न्यायाधीश फौजदारी मामले में अंग्रेज मुजरिम को सजा नहीं सुना सकते थे। इस भेदभाव को दूर करने के लिए एक बिल लाया गया था, जिसने क्या किया, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन लोगों के मुकदमे की सुनवाई करने की शक्ति दे दी थी। ये पहले मुकदमा ही नहीं सुन पाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इस बिल का कड़ा विरोध किया। अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय न्यायाधीश हमारा मुकदमा नहीं सुनेंगे। इस विरोध या फिर विद्रोह को दूसरा श्वेत विद्रोह कहा जाता था। बाद में ऐसे मामलों में ज्यूरी का प्रावधान कर दिया गया, जिसमें 12 जज होते थे और आधे से अधिक क्या होते थे, अंग्रेज होते थे। इस वजह से क्या है, अंग्रेजों को सजा देना काफी कठिन था। पीसी एल्बर्ट इस बिल के विधि सदस्य थे, इसलिए इसे एल्बर्ट बिल कहा जाता है। बात करिए दूसरा श्वेत विद्रोह था। पहले श्वेत विद्रोह की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव के समय बंगाल में जब दोहरे भत्ते बंद किए थे उस कारण हुआ था। पिछले वीडियो में आपने इसके बारे में जाना था। अगले वायसराय थे हमारे लॉर्ड डफरिन, जिनके समय हमारे कांग्रेस की स्थापना होती है। बात करें शासनकाल की तो 1884 से 1888 तक इनका शासनकाल रहा। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की 1885 में, तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब आईएनसी की स्थापना होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के टाइम होती है। कांग्रेस के जनक की बात करें तो ए ओ ह्यूम या एलन ऑक्टोविन ह्यूम, इनको कांग्रेस का जनक माना जाता है। डफरिन की बात करें, डफरिन का क्या दृष्टिकोण था, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की ही बस थी, जिसे अंग्रेजों ने एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, कि जो भारतीय जो आंदोलन करता थे उनका जो दबाव था उसको कांग्रेस के माध्यम से निकाला जाएगा। तो एक तरह से सेफ्टी वॉल्व के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। बात करें हमारे कांग्रेस पर टिप्पणी, तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के लिए कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का समूह है। शाही दावत की बात करें, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के समय लॉर्ड डफरिन ने एक उद्यान में, एक गार्डन में शाही दावत का आयोजन भी किया था। बर्मा के विलय की बात करें तो लॉर्ड डफरिन ने बर्मा पर आक्रमण किया था और बर्मा का विलय किसमें कर दिया, ब्रिटिश भारत में कर दिया था। तो बर्मा का विलय किसमें कर दिया था, ब्रिटिश भारत में कर दिया था। क्या क्या अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति है इसके तहत किया गया सबसे बड़ा विलय था हमारा कौन सा, बर्मा का विलय। लॉर्ड लैंसडाउन की बात करें, लॉर्ड लैंसडाउन की बात करें तो शासनकाल था इनका 1888 से 1894 तक। लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल की घटना की बात करें तो डूरंड रेखा, तो लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन खींची गई थी। ये सीमा रेखा आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मौजूद है। इन्हीं के टाइम पे हमारे दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आया था, जिसके प्रावधान के बारे में बात करें तो लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था। यह अधिनियम हमारे 50 से अधिक मजदूरों वाले जो कारखाने होते थे उन पे लागू किया जाता था। इससे पहले वाला कारखाना अधिनियम था, पहला कारखाना अधिनियम, उसके अंतर्गत 100 से अधिक जो मजदूर काम करते थे उन पे ये लागू होता था, और ये 50 वाले पे लागू होता है। इसमें हमारे 9 वर्ष के बच्चों के कारखाना में काम करने पर प्रतिबंध लगाया था। पिछले वाले में हमारे 7 वर्ष का नियम लगाया था। 9 से 19 वर्ष तक के बच्चों के लिए कार्य के घंटे 7 घंटे निर्धारित किए, जबकि पिछले में ये 9 घंटे निर्धारित किए गए थे। महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए भी कार्य के घंटे निर्धारित किए गए। महिलाएं 11 घंटे से अधिक काम नहीं करेगी और वो केवल सुबह 5 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में ही काम करेगी, ना तो इससे पहले ना इसके बाद। इसके बाद आता हमारा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय।
जो हमारे वायसराय थे, इनका शासनकाल 1894 से 1899 तक रहा। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल अकाल और एक महत्वपूर्ण कथन के लिए जाना जाता है। अकाल आयोग की बात करें तो जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। इनके समय में क्या जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। प्रसिद्ध कथन की बात करें तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का एक प्रसिद्ध कथन था। कौन सा? भारत को तलवार के दम पर जीता गया है और तलवार के दम पर ही रखा जाएगा। तो ये क्या हमारे ब्रिटिश साम्राज्यवादी सोच को दिखाता है। ये था हमारा कथन किसका? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। इसके बाद हमारे वायसराय आते हैं लॉर्ड कर्जन। शासन की बात करें तो 1899 से 1905 तक इनका शासनकाल रहा था। लॉर्ड कर्जन को भारत के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद वायसरायों में से एक माना जाता है। वह सबसे अनुभवी गवर्नर जनरल और वायसराय थे जिन्होंने गवर्नर जनरल बनने से पहले भारत की 4 बार यात्राएं कर ली थी और पड़ोसी देशों की भी यात्राएं की थी। वह सबसे युवा वायसराय में से भी एक थे। अब बात करें इनकी आलोचना की जाती है। आलोचना किन किन बातों पर आलोचना होती है लॉर्ड कर्जन की? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कैसा दुर्भाग्य है कि अकाल भी आ गया, प्लेग भी आ गया, कर्जन भी आ गया, अर्थात तीनों एक साथ आए, भारत का कैसा दुर्भाग्य। अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों एक साथ भारत आए, भारत का कैसा दुर्भाग्य। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी जो उनकी निरंकुश नीतियों के लिए जाना जाता है। बात करें उन्होंने किया रेलवे सुधार तो रॉबर्टसन के नेतृत्व में लॉर्ड कर्जन ने भारत में रेलवे में सुधार किए थे। भारत में रेलवे का सबसे अधिक विकास लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था। बात करें अकाल आयोग की, पेमाइन कमीशन की, तो लॉर्ड कर्जन ने एंटनी मैकडोनाल्ड इनकी एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की का गठन किया था। तो आप इसे याद रखना, एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया जाता है लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन के समय भारत में 56 अकाल पड़ा था 1899 में। आप याद रखेंगे 56 अकाल पड़ा था 1899 में, जो विक्रम संवत 1956 बनता है। बात करें सिंचाई आयोग की, इरिगेशन कमीशन की, तो लॉर्ड कर्जन ने स्कॉट मॉनक्रिक की अध्यक्षता में किसकी? स्कॉट मॉनक्रिक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया था। सिफारिश की बात करें तो सिंचाई पर अगले वर्ष क्या है 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाने चाहिए, ऐसी उन्होंने सिफारिश की थी। हर वर्ष क्या है 20 वर्ष, हर वर्ष ने सिंचाई पर अगले 20 वर्षों में क्या 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाने चाहिए, ये उनकी खास सिफारिश थी। इसके बाद आता है हमारा पुलिस आयोग, जो पुलिस कमीशन है। तो लॉर्ड कर्जन ने एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया था। आप इसे याद रखेंगे, इसके एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया था, जिसमें सिफारिशें दी गई थी क्या कि पुलिस कर्मियों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए, उच्च पदों पर उनकी सीधी भर्ती की जानी चाहिए, पुलिस कर्मियों के पदों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए, प्रांतीय पुलिस की भर्ती या स्थापना की जानी चाहिए, केंद्रीय गुप्तचर बोर्ड है उसकी स्थापना की जानी चाहिए, सेंट्रल इंटेलिजेंस बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। इन्हीं के टाइम पे हमारे विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। बात करें इसकी तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा पर चर्चा के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। क्या बुलाया गया था? शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा टॉमस रेले की अध्यक्षता में इनकी टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे। कौन कौन? गुरदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये 2 भारतीय सदस्य थे और इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर हमारे 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। बात करें विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अंदर आया था उसकी बातों की, तो विश्वविद्यालय के द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ये पहली सिफारिश थी इसकी कि विश्वविद्यालय ऐसे नहीं केवल रेगुलेटरी करेगा, यह शिक्षा भी प्रदान करेगा। विश्वविद्यालयों में प्रयोगशाला, पुस्तकालय स्थापित किए जाए। सभी विश्वविद्यालयों के सीनेट में सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार गवर्नर जनरल तय करेगा कि कहाँ तक इसका क्षेत्राधिकार होगा। निजी कॉलेजों के विश्वविद्यालय से मान्यता लेने की शर्तों को कठोर किया जाना चाहिए। और लॉर्ड कर्जन क्या है छात्रों कॉलेज के छात्रों में बढ़ रही जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी उनको कुचलना चाहता था। लॉर्ड कर्जन क्या चाहता था कि जो छात्र हैं उनके कॉलेजों के, तो उनमें बढ़ रही जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी उनको कुचलना चाहता था, इसलिए उसने विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया था। फिर बात करें कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1899 की, तो उसकी खास बात क्या है? लॉर्ड कर्जन ने नगर निगम में सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी थी, जिससे हमारे नगर निगम पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया था। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि यदि मैं रिटायर होता, मतलब मेरे रिटायर होने के बाद कलकत्ता नगर निगम का महापौर बनना पसंद करूंगा। मतलब रिटायर होना इतना इंपॉर्टेंट था नगर निगम के महापौर का पद कि वह रिटायर होने के बाद कलकत्ता नगर निगम का मेयर या महापौर बनना पसंद कर रहा था। बात करें भारतीय टंकण और कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 की, इस अधिनियम के तहत पाउंड को भारत में वैध कर दिया गया और 1 पाउंड 15 रुपए की दर तय की गई थी। रुपए को स्वर्ण प्रमाप मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड पे रखा गया था। सरकारी
समिति अधिनियम 1904 की बात करें, जो सहकारी अधिनियम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904, तो किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया था 1904 में। फिर आता है हमारा प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904, इसकी बात करें तो इस अधिनियम के तहत भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1904 में की गई थी। सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया था। पहले महानिदेशक कौन है? सर जॉन मार्शल। तिब्बत के प्रश्न की बात करें तो तिब्बत में रूस का प्रभाव बढ़ रहा था, इसीलिए 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक सेना कहाँ भेजी गई थी? तिब्बत भेजी गई थी। दलाई लामा जो तिब्बत का धार्मिक और राजनीतिक गुरु था, ल्हासा छोड़ के भाग जाता उससे। तिब्बत पर 75 लाख का युद्ध हर्जाना लगाया जाता है और अंग्रेजों ने 75 वर्षों के लिए जो चुंबी घाटी है उस पर अधिकार ले लिया था। तो इस दौरान क्या किया जाता है? 75 वर्षों के लिए क्या चुंबी घाटी को अधिकार में ले लिया जाता है, साथ ही साथ तिब्बत पर 75 लाख का युद्ध हर्जाना लगाया जाता है। 1908 की बात करें तो 1908 में अंग्रेजों और दलाई लामा के बीच में पुनः समझौता किया जाता है और युद्ध हर्जाना 25 लाख कर दिया जाता है 75 लाख से घटा के, और चुंबी घाटी को भी वापस दे दिया जाता है। दिल्ली दरबार की बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने राजा महाराजाओं को विदेश यात्रा पर रोक लगा दी कि बिना पूछे कोई भी राजा महाराजा विदेश यात्रा नहीं करेगा। लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना भी की थी। इसकी इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। इनको जाना जाता है हमारे बंगाल विभाजन के लिए। बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन किया। 1905 ईस्वी में बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जिसमें बांग्लादेश और असम का क्षेत्र शामिल था, जिसकी राजधानी ढाका थी, और इसमें 1.90 करोड़ मुस्लिम और 1.20 करोड़ बंगाली हिंदू मतलब धार्मिक अल्पसंख्यक थे। तो पूर्वी बंगाल धर्म के आधार पे और पश्चिम बंगाल भाषा के आधार पर, मतलब पश्चिम बंगाल जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र शामिल था। कल राजधानी क्या है? कलकत्ता थी इसकी, जिसमें 4.5 करोड़ गैर बंगला भाषी और 90 लाख बंगला भाषी मतलब भाषा अल्पसंख्यक। तो इसमें दो भाग किए गए, एक तो धर्म के आधार पर, एक भाषा के आधार पर। विभाजन का कारण क्या बताया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक अव्यवस्था को बताया था। लेकिन लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो बंगाली हिंदू थे, उनमें बढ़ रही जो राष्ट्रवादी भावना था उसको कुचलना, साथ ही साथ जो हमारे फूट डालो राज करो की नीति थी उसको अपनाना भी इसका उद्देश्य था। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो उन्होंने सैनिक सुधार किए, जैसे क्या क्या सेनापति किचनर ने क्या किया? सैनिकों के लिए किचनर टेस्ट की शुरुआत की थी, तो आप देखते हैं। क्वेटा पाकिस्तान में सैनिक अधिकारियों की मिलिट्री प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। पाकिस्तान में क्वेटा नाम की जगह है, वहाँ पे सैनिक अधिकारियों के मिलिट्री प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई थी। सैनिक सदस्यों की नियुक्ति पर लॉर्ड कर्जन और किचनर में विवाद हो गया था। लॉर्ड कर्जन ने इसमें इसी बात पे क्या इस्तीफा दे दिया था। अब लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात करें शासनकाल की बात करें तो 1905 से 1910 तक इनका शासनकाल रहा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना था। सूरत अधिवेशन की बात करें जो 1907 में था। 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हो जाता है। तो ये हमारे लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल के अंदर जो कार्य हुए थे उनकी बात कर रहे हैं। फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की बात करें तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति होती है 1909 में। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति 1909 में की गई, मतलब किसमें? तो 1909 में वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें उनकी नियुक्ति की जाती है, और वो पहले भारतीय बनते हैं जिन्हें वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की बात करें तो पहले भारतीय थे जिन्हें गवर्नर जनरल या फिर वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया था। पहले भारतीय जिन्हें बिहार, उड़ीसा का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। पहले भारतीय जिन्हें महाधिवक्ता के पद पे नियुक्त किया गया था, और पहले भारतीय थे जिन्हें इंग्लैंड की सरकार में शामिल किया गया था। कौन थे? हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। इसके बाद हमारे वायसराय आते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। उसकी बात करें तो शासनकाल था इनका 1910 से 1916 के बीच में। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय का कार्यकाल क्या था? कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है, जैसे कौन कौन सी घटनाएं थी ये। पहला था हमारा जॉर्ज पंचम का भारत आना। उसकी बात करें तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में जॉर्ज पंचम भारत आए थे, और उनके सम्मान में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे बंगाल विभाजन को रद्द करना और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी।
पहले विश्व युद्ध की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हमारे पहला विश्व युद्ध जो हमारे 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, ये शुरू हुआ था, जिसमें भारत ने ब्रिटिश पक्ष का साथ दिया था। जो सूरत का नमक विद्रोह भी इसी के टाइम पे हुआ था। तो इनके शासनकाल में, इनके कार्यकाल में सूरत का नमक विद्रोह भी हुआ था। अगले हमारे गवर्नर वो वायसराय थे कौन? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड की बात करें तो 1916 से 1921 तक ये रहे थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ती गतिविधियां के लिए महत्वपूर्ण था। जैसे हमारा होम रूल लीग की स्थापना इन्हीं के दौरान हुई थी 1916 में। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। एसपी सिन्हा को गवर्नर बनाया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में एसपी सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बना दिया गया था। ये किनके काल में था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध भी इनके समय पे हुआ था। समय था हमारा 1919 से 1921 तक का। तो तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध हमारे लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुआ था। इसके बाद आते हैं हमारे कौन? लॉर्ड रेडिंग। लॉर्ड रेडिंग की बात करें तो इनका शासनकाल की बात करें 1921 से 1926 तक रहा। लॉर्ड रेडिंग एक यहूदी वायसराय थे, जिनके कार्यकाल में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। जैसे यहूदी वायसराय की बात करें तो लॉर्ड रेडिंग यहूदी थे, जो हमारे भारत के वायसराय बनने से पहले एकमात्र यहूदी थे। मतलब पहले वायसराय हैं तो यहूदी बने हैं। दूसरा नमक कर कानून की बात करें तो 1923 में लॉर्ड रेडिंग ने के शासनकाल में भारत में नमक कर कानून पारित किया गया था। स्वामी सरदानंद की हत्या भी इन्हीं के समय हुई थी 1926 में। 1926 ईस्वी में लॉर्ड रेडिंग के शासनकाल में ही अब्दुल रशीद के द्वारा स्वामी सरदानंद जी की दिल्ली में हत्या कर दी गई थी। तो इन्हीं के समय से सबसे बड़ा मुद्दा था ये। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन की बात करें तो इनका शासनकाल 1926 से 1931 तक रहा था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल क्या था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन और बहुत ही महत्वपूर्ण समझौतों के लिए जाना जाता है। बात करें हमारे भारतीय रियासत समिति की, और जिसे हम क्या कहते हैं, बटलर समिति के नाम से भी जानते हैं, भारतीय रियासत समिति। इसका गठन 1927 में हुआ था और इस समिति को बटलर समिति के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी रियासतों के बीच में संबंधों की जांच करने के लिए 1927 में इस समिति का गठन किया गया था। फिर दीपावली घोषणा पत्र की बात करें 1929 का, तो 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने दीपावली घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें क्या था? भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का अस्पष्ट रूप से वादा किया गया था। ये था हमारा दीपावली घोषणा पत्र, कई बार परीक्षा में आ जाता है। फिर आया आता हमारा वायसराय हमारा लॉर्ड विलिंगटन। विलिंगटन की बात करें, इनका शासनकाल 1931 से 1936 के बीच में रहा था। लॉर्ड विलिंगटन एक सख्त वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। बात करें स्वयं को मुसोलिनी बताना, तो लॉर्ड विलिंगटन ने स्वयं को मुसोलिनी कहा था, तो उनके तानाशाही प्रवृत्ति को दिखाता विलिंगटन की। और उन्होंने गांधी जी की टिप्पणी की बात करें तो गांधी जी पर उन्होंने टिप्पणी की थी। तो लॉर्ड विलिंगटन ने गांधी जी के लिए कहा था कि दुनिया के बहुत ही ये दुनिया बहुत ही सुंदर है, अगर यहाँ गांधी जी नहीं होते तो बहुत दुनिया बहुत ज्यादा सुंदर होती। ये टिप्पणी गांधी जी के बढ़ते प्रभाव और उनके प्रति ब्रिटिश सरकार के रुख को दिखाती है। बात करें अगले वायसराय आते हैं हमारे कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो की बात करें, इनका शासनकाल था 1936 से 1944 तक। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल भारत के वायसराय के रूप में सबसे लंबा और दूसरे विश्व युद्ध की घटनाओं से प्रभावित रहा है। बात करें भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए चेटफील्ड समिति का गठन किया था। तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए किसका गठन किया? चेटफील्ड कमेटी का गठन किया था। सबसे लंबा कार्यकाल, तो भारत में गवर्नर जनरल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? लॉर्ड लिनलिथगो का। दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो उनके कार्यकाल में ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, जिसमें भारत को बिना परामर्श के शामिल कर लिया गया था, मतलब भारतीय से बिना पूछे, जिससे क्या राष्ट्रवादी आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो जाता है। अगले वायसराय आते हैं हमारे कौन? लॉर्ड वेवेल। उनकी बात करें तो उनका शासनकाल था 1944 से 1947 तक। लॉर्ड वेवेल क्या है? भारतीय स्वतंत्रता के करीब के महत्वपूर्ण दौर के वायसराय थे। मतलब जब हमारी आजादी मिलने ही वाली थी, उस समय वायसराय बन के आते हैं हमारे लॉर्ड वेवेल। बात करें मुख्य सेनापति, तो लॉर्ड वेवेल पहले भारत या फिर ब्रिटिश भारत के मुख्य सेनापति हुआ करते थे। इन्हीं के टाइम पे शाही नौसेना विद्रोह होता है 1946 का। 1946 में लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में ही भारत में शाही नौसेना विद्रोह मतलब रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट हुआ था, और लॉर्ड वेवेल ने इस विद्रोह को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करवा दिया था, तो इसलिए इनको जाना जाता है। फिर अंतरिम सरकार के गठन की बात करें तो 1946 में लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में ही भारत में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया था।
बात करें हमारे इटली की घोषणा की, तो लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में ही भारत में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली जी ने घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा। इसलिए भेजा जाता है आखिरी वायसराय को, ब्रिटिश वायसराय को, जो थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। शासनकाल रहा था 1947 से 1948 तक। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के विभाजन और स्वतंत्रता के समय के वायसराय थे। ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी हमारे लॉर्ड माउंटबेटन था। आप इसे याद रखेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन ही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। आखिरी की बात करें जो हमारे भारतीय थे, वो थे हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी। इनका शासनकाल जून 1948 से 1950 तक रहा था, जब तक हमारे राष्ट्रपति के द्वारा शपथ नहीं ले ली गई। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बात करें उनकी, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, ये याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी वही थे। क्यों? क्योंकि 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के साथ ही ये पद समाप्त कर दिया गया और यह पद क्या सीधा भारतीय राष्ट्रपति को मिल गया था। पद के समापन की बात करें तो सन 1950 में भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र बन जाता है, जिसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख बनता है। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने जो भारत के वायसराय थे उनको काफी डिटेल से समझने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।